Hello students, I am Madhu Harsh, your physics faculty under Science and Development Wings. Today we will start with the third unit 1 of third semester, that is electrostatics. Under electrostatics we will study electric charge and field. So what is electrostatics? Electrostatics is a branch of physics which deals with the charge at rest. मतलब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट देन द स्टडी ऑफ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज चार्ज एट रेस्ट. नाउ व्हाट इज दिस चार्ज? जैसे हमने मास को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझा था, सेम मास की तरह ये चार्ज भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे? सपोज वी आर हैविंग टू चार्ज पार्टिकल्स, आइदर चार्ज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा. तो ये जो फोर्स कॉज हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉज ड्यू टू दिस चार्जेस. नाउ दिस चार्ज इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. इट इज स्केलर क्वांटिटी. इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. खाली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है. चार्जेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. ना चार्जिंग कैसे करेंगे? किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है? पॉजिटिव चार्ज देना है या मुझे अनचार्ज बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, तो मैं उसे कैसे कर सकती हूँ? उसके तीन मेथड्स है, 3 methods are there. The first method is charging by friction or rubbing. The second is charging by conduction and the third one is charging by induction. Now चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने क्या लिया? एक ग्लास रॉड को लिया और सिल्क लिया. जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो क्या देखा कि ये जो हमारा ग्लास रॉड है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो चार्ज क्या हो गए? कम हो गए. ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया उतना ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया सिल्क ने, तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी. सो मैंने क्या कर दिया? ग्लास रॉड को और सिल्क को दोनों को चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ रबिंग. एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ, एक नेगेटिवली चार्ज हुआ. नाउ द सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. इन दिस चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा? अब हम रब कुछ नहीं कर रहे, खाली दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा. सो ये स्फेयर है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है and this one is insulated stand. Insulated stand. जब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर के पास लाऊंगी तो इसके चार्ज क्या होने लगेंगे? इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे. कब तक ट्रांसफर होंगे? जब तक इक्वली डिवीजन ना हो जाए, दैट इज इन दोनों में चार्ज इक्वल ना हो. अब जैसे ही इसने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, दोनों चार्ज ट्रांसफर हो गए. अब मैंने क्या किया? नेगेटिवली चार्ज रॉड को यहां से हटा दिया, तो क्या हुआ? यहाँ पे सारा पार्ट एक्यूमुलेट हो गया नेगेटिव चार्ज. अब ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है दे डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली. तो ये पूरे स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए. तो अब ये जो अनचार्ज कंडक्टर था ये कैसे हो गया? नेगेटिवली चार्ज. तो मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाई, मैंने इसे क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज. इन दोनों केस में, दैट इज इन केस ऑफ दिस कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस में दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में होने जरूरी है. अगर वो कांटेक्ट में होंगे देन चार्ज ट्रांसफर होगा, ये बॉडी क्या होगा? चार्ज. अब अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाती तो ये क्या होता? पॉजिटिवली चार्ज. नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन में अब हम बॉडी को क्या करेंगे? कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, थोड़ा सा पास में रखा. ये देखो दो स्फीयर लिया, दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों ही न्यूट्रली चार्ज है, बट न्यूट्रल दो कंडक्टर्स है, दोनों ही अनचार्ज है, दोनों कांटेक्ट में है. अब हम इसके पास क्या लेके आए? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी. कांटेक्ट में नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस पे. तो सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज अपने अच्छा नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए. नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा? जितने भी नेगेटिव चार्ज है, ये तो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहेंगे, तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा सारा पुश हो जाएगा टुवर्ड्स बी, और ए के पास क्या रह जाएगा? इस पार्ट पे ये बाउंडेड पॉजिटिव चार्ज रहेगा.
अब हमने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज रॉड को तो यहीं पे रखा, लेकिन B को थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले गए। B थोड़े डिस्टेंस में होने की वजह से अब इन दोनों बॉडीज में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब यहां से मैंने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज रॉड को भी हटा दिया, तो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इन कंडक्शन केस वी डोंट हैव टू कीप द टू बॉडीज इन कांटेक्ट, थोड़े से डिस्टेंस पे रखेंगे और बॉडीज में क्या होगा, देखो तुम लेके आए थे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लेकिन आया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। मतलब इंडक्शन मेथड में अपोजिट चार्ज जनरेट होता है, दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाओगे तो इसका बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन, these are the three methods of charging: charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. I hope you have understood this. Now we will start with the next part of it, that is characteristic of charges. What are the characteristic of charges? Now characteristic of charges में सबसे पहला जो characteristic है, that is conservation of electric charge. Electric charge का किसी isolated system को अगर मैं लूं तो उस isolated system में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अभी आइसोलेटेड सिस्टम कुछ देर पहले ही हमारा चार्जिंग बाय रबिंग में था, दैट इज ग्लास रॉड एंड सिल्क। ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब किया गया, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आया एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज किस पे आया, सिल्क पे आया। मींस टोटल चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग क्या था, कंजर्व था, पहले भी न्यूट्रल था और 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव मिलके भी क्या हो गया, 0, दैट इज न्यूट्रल। नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, suppose you have taken here Q1, Q2, Q3. So value of Q1 is 7 coulomb. This is minus 5 coulomb. And this is minus 3 coulomb. And this is plus 3 coulomb. This is minus 7 coulomb. Okay. On adding all this, that is total charge Q will be what? Sum of all. That is minus 7 minus 5 plus 3 minus 7. So we are getting minus 2 coulomb. तो ये algebraic addition law को follow करता है. So it follows the additive property algebraic. यहाँ vector नहीं लगा, normal simple addition. अभी quantization of charge. Quantization of charge एक important part है. That is what is quantization of charge? Quantization of charge में एक charge body, किसी body पे कितना charge दिया जाए, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज देना है Q मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ N, वेयर N इज व्हाट, इंटीजर। N क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, किसी चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट एक चार्ज के, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के यूनिट के बराबर होता है। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद तुमने बोला कि मुझे वाटर बॉटल चाहिए, तो वाटर शॉपकीपर ने पूछा वाटर बॉटल कितना चाहिए, तुमने बोला मुझे 4.5 वाटर बॉटल चाहिए। शॉपकीपर बोला 4.5 देना तो पॉसिबल नहीं है, आइदर आप 4 लीजिए या 5 लीजिए। तो देखो वाटर बॉटल को जब हम हाफ नहीं ले सकते, सिमिलरली इन केस ऑफ चार्ज ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट के बराबर लेनी होगी, दैट इज चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल। So charge on any body is integral multiple of charge on the electron. Now see, one question is there. Can a charge of 6.8 into 10⁻⁻19 coulomb be given to a body? Is this possible to give or not? So let us see. So we know given Q is equals to 6.8 into 10⁻⁻19 coulomb. And E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So N is equals to Q by E, that is equals to 6.8 into 10⁻⁻19 by 1.6 into 10⁻⁻19. So cancel it, cancel. What we are getting? 4, 27, and this is 4. You are getting 27 by 4.
It is in fraction. So that means you can't give this charge. N is not an integer. N is not an integer. So we can't give this charge. So we can't give 6.8 into 10 to the power minus 19 coulomb to a body since it is not an integer multiple. Hope you have understood. Now, invariance property of charge. अब देखो मैंने अभी बोला कि चार्ज किसके बराबर होता है. चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लाइक मास, लेकिन मास तो हमारा स्पीड के साथ चेंज होता है. हमें पता है कि मास एट रेस्ट इज डिफरेंट देन मास इन मोशन, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है. चार्ज के केस में क्या है, चार्ज एट रेस्ट इज चार्ज इन मोशन. जो चार्ज रेस्ट पे, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस समय उसका जो चार्ज है वही मोशन के समय भी होगा. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट इज positive charge, that is like charge, and negative charge, both are like, so they will repel each other. दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को. वहीं अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लूं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन. So like charge repel each other and unlike charge attract each other. This part is clear to all? So let us do one sums. What is given? A soap bubble is charged. Its size increases, decreases, remains same, or increases if it is positive charge and decreases if it is negative charge. Soap bubble को charge किया, तो when you are charging soap bubble, either you will charge it positive or negative. या तो पॉजिटिव चार्ज करोगे या नेगेटिव चार्ज करोगे. सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, सोप बबल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे पार्ट में इक्वली पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन. रिपल्शन की वजह से ये जो सोप बबल है ये हमेशा एक्सपैंड करेगा. ये क्या करेगा, एक्सपैंड. सेम चार्ज की वजह से, सेम चार्ज में रिपल्शन होता है, तो आंसर विल बी द साइज विल इंक्रीज. So this is the correct answer for this. Whether you charge it positive or charge it negative, you will always, that is the size of soap bubble will always increase. You are charging it. Oh, one more question. See, 5 ball numbers 1, 2, 3, 4, 5 are suspended using separate thread. The balls, okay, we will do this one. Let us suspend 5 balls. So this is first ball, this is second ball, this is third ball, and this is fourth ball, this is fifth ball. Now 1, 2, 2, 4 and 4, 1 shows electrostatics attraction. तो attraction कब होगा, जब nature different होगा. तो 1 and 2 में attraction है. So suppose this is positive, so this will be negative. Now 2 and 4 is showing attraction, so 2 and this one is negative, so this will be positive. Again 4 and 1 is showing attraction, so 4 and 1 is showing attraction. How is it possible? दोनों के पास तो same charge है. Okay, let us see what else is given. While the ball 2 and 3 and 4 and 5 shows repulsion. So 2 and 3, that means in these two cases repulsion. So this is negative. So this will be negative. And 4 and 5 is also showing repulsion. So this is positive. This will be positive. Means every other aspect is correct except this one. The first one. We have to calculate, therefore the ball 1 must be. तो 1 का केस ना पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है. अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो ये वाला केस क्या करेगा, वैलिड नहीं होगा. दिस केस इज नॉट वैलिड. सो फॉर दिस रीजन योर फर्स्ट बॉल विल बी न्यूट्रल. सो योर करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल. द बॉल 1 मस्ट बी न्यूट्रल. अंडरस्टूड? Now electrostatics, Coulomb's law, that is Coulomb's law of electrostatics. Now what we have taken two charge particles. 2-point charges are taken, and these 2-point charges should be stationary.
These 2 point charges should be stationary. 2 point charges, stationary point charges we have taken at r distance apart. So the force of attraction, that is F, is directly proportional to this Q1 and Q2 product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between these two charges. So these two charges are there. So square of this. On combining these two, what we are getting? F is directly proportional to Q1, Q2 by R square. When I remove this proportionality sign, I'll get one constant. And the constant is F is equals to K Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square. What is this K? This is K is a constant, proportionality constant. And the value of this K is 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. And its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. This is epsilon naught. Now this epsilon naught is called permittivity of free space. And its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per meter per Newton. Meter square per Newton. The dimension is m minus 1 L minus 3 t to the power 4 a square. Now suppose this whole system of charge, that is Q1 and Q2, is taken into medium. अगर किसी मीडियम में ले गए तो क्या होगा? अगर किसी मीडियम में लेके गए and this medium is having, that means our force will become F is equals to Fm, that is force acting between these two charges in a medium, will be 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. मतलब क्या हुआ? यहाँ ना चार्जेस चेंज हुए ना डिस्टेंस चेंज हुआ, खाली एप्साइल चेंज हुआ. इस एप्साइल को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये मीडियम की परमिटिविटी है. तो ये क्या हुआ? मीडियम में हुआ. ये किस में हुआ? वैक्यूम में हुआ. सो वी आर गेटिंग F by FM. F by FM is equals to epsilon by epsilon naught. This epsilon by epsilon naught is called ER, that is relative permittivity, and it is also denoted by K and called dielectric constant. कितनी कंडक्टिविटी है? अब इस K की वैल्यू क्या करती है? मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है. That is in case of vacuum, its value is 1. In case of conductor, it is infinity. कंडक्टर के केस में ये क्या होता है? इन्फिनिटी. ये वैक्यूम के केस का है. और वाटर का केस क्या है? इन वाटर इट इज 80. For water, it is 80. Now, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या हुई? ये दोनों चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होने चाहिए. अब चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज मतलब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ग्रेटर कंपेयर टू इट्स रेडियस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस शुड बी सेंट्रल फोर्स. कैसा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रल फोर्स. What do you mean by this central force? Central force means the force acting along the line joining the two charges. This is line joining the two charges. So force is acting along this. Understood? And it is conservative force. Coulomb's force is conservative force. So this we have done. Fm is equals to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2. This is dielectric constant 180 and infinity for conductors or metals. Note, applicable only for point charge. The charge must be at rest. It is conservative force. That is when you are moving a charged particle in between these two charged particles, then it must be independent of path. It depends only on the initial and final position, and it is central force. That is why, because force is acting along line joining the two charges. So this is about Coulomb's law. Now let us do one sums on Coulomb's law. So a certain charge Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. What is the relation between Q, that is capital Q, and small q? Capital Q and small q, if both the charges are placed at a distance r.
So we have taken this. This is Q and this is Q minus Q. We have to calculate the relation between these two. So initial force is what? F is equals to K Q minus Q by R square. अब देखो हमें क्या निकालना है कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहे कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो. तो चेंज कौन हो रहा है? Oh, sorry students, one mistake is being done. That is, it is Q and that is Q minus Q. This is Q and this is Q minus Q. So this will be Q minus Q by R square. So what we are getting? देखो, distance तो दोनों के बीच में constant है. The distance is not changing. The distance between these two charged particles are not changing. What is changing? Charge small q change हो रहा है क्योंकि total charge तो capital Q है, वही तो divide हो रहा है. तो मैं Q से भी कुछ काम नहीं है, capital Q से भी काम नहीं है, इससे भी नहीं. चेंज हो रहा है ये, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी F को with respect to small q. So dF is equals to dq, differentiating force with respect to charge and small dq charge. So we are getting K by R square d by dq. This part is constant, that is why it came out of the this differentiation part. This one is q minus q square. On differentiating, what we will get? This one K by R square, here Q minus 2Q. To get the maximum Coulombic force, dF by dQ must be 0. So this part is 0. From here, what we are getting? We are getting Q is equals to 2Q. That is, Q is equals to Q by 2. To calculate, that is, to check whether it is maximum or not, you will differentiate it again. That is d square f by dq square, second order derivative. If you are getting second order derivative as negative, that means it is maximum force. So let us differentiate this part again. So we are getting minus k by r square, 2k by r square. So this whole part is constant. We are getting a minus sign. So means second order derivative is negative. So it is negative means maximum Coulombic force. So our answer is Q is equals to Q by 2. So F is equals to KQ, Q minus Q by R square, first order derivative. Second order derivative is coming, that means maximum force. First order derivative will be 0, so that you will get the relation between small q and capital Q. So we are getting, that is, your small q will be half of the capital Q. That means total two charges must be divided equally to get maximum Coulombic force. Hope students, it is clear to you all. Now we will proceed with the next part of it. One more sums is there, that is 2-point charges A and B having charge plus Q and minus Q are placed at a distance r apart and force acting between them is F. So this is A and this is B. Here positive charge Q, here negative charge minus Q. So we are getting minus Q. So force between them F is equals to K Q square by R square. Now 25% of A is transferred to B. 25% of A is transferred to B means A become, the charge of A become the charge on A. The charge on A will be Q minus 25% of Q. That is Q minus 1/4 Q. So we are getting 3Q by 4. Now this 1/4 Q which has been removed from A is transferred to B. तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये B को अपना थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिया. So charge on B becomes the charge on
B becomes, इनिशियल चार्ज कितना है देखो, इनिशियल चार्ज -q है, सो इट विल बी -q, और इसमें हमने कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, इसमें हमने एक्स्ट्रा हमने दिया है +q/4, so we are getting -3q/4. So now the charge on A is this and the charge on B is this. The charge on A is this and the charge on B is this. Therefore, F dash equals to K 3q/4 into 3q/4 by r square. The distance between them has not changed, so we are not changing it. उसे हम चेंज नहीं करते, तो हमें मिला F dash is equals to 9/16 K q square by r square. So this K square by r square is F. So what we are getting, F dash is equals to 9/16 F. So this is your answer. So your correct answer is this one. इन शॉर्ट एक बार बता दे रही हूँ फिर से क्या किया हमने। पहले वाले पार्ट में ये Q था, -Q था, अट्रैक्शन था, तो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड KQ²/r²। अब क्या हुआ, चार्ज A ने अपने 25% चार्ज को दे दिया, सो Q माइनस 25% चार्ज क्या होगा, Q/4, सो 3Q/4 इज रिमेनिंग। नाउ चार्ज ऑन B, इसने अपना Q/4 चार्ज दिया है, तो यही तो चार्ज B के पास जाएगा, तो B के पास इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, -Q + Q/4, वी आर गेटिंग -3Q/4। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A, चार्ज ऑन A एंड चार्ज ऑन B इन दिस, K 3Q/4, 3Q/4 by r². So we are getting F dash is equals to 9/16 into F. So our answer is this. Now Coulomb's law in vector form. So in Coulomb's law, how to write Coulomb's law in vector form? See, two charged particles are there, Q1 and Q2. So this is charge Q1 and this is charge Q2. From here, the position vector is this R1 vector and the position vector for this is R2 vector. Now force acting on 2 due to 1, direction क्या होगा, ये होगा, and लिखा कैसे जाएगा, force acting on 2 due to 1. So F12 क्या represent कर रहा है, F21 is representing force acting on 2 due to 1, and ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 चार्ज है, that is this is charge Q2 and this is charge Q1. और पोजीशन वेक्टर फिर इसका क्या होगा, इस तरफ पोजीशन वेक्टर भी यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा, then it will be R21 vector. So representation will be done like this, F21 vector is equals to K Q1 Q2 by mod of R12 square, that is magnitude of this Q1, magnitude of this square into R12 cap. अब जब कैप हटेगा तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, F21 vector is equals to K Q1 Q2 by R12, that is position vector, magnitude of this position vector, whole cube into R vector 1/2. So this is representation of Coulomb's law in vector form. Now similarly, I can write force acting on 1 due to 2 will be what, K Q1 Q2 by mod of R12 vector into R12 vector. This one will be
R21 vector cap. This one will be 21 cap. So we are getting F12 is equals to KQ1 Q2 by R12 R1. Now this part, see this vector and this vector. R21 vector, that is position vector, is equals to minus of R12 vector. So if these two are negative, that means these two forces are also negative. If I replace this value, then what I'm getting F21 vector, that is force acting on 2 due to 1, is equals to minus force acting on 1 due to 2. From here, what we are getting? We are getting that Coulomb's law follows Newton's third law of motion. Equal and opposite forces are acting on two different bodies. So these are two different bodies. Equal forces are acting but in opposite direction. Minus sign represent that opposite direction. This is force acting on 1 due to 2. So for that reason, the position vector will be in this direction, that is R12 vector. So I hope this is clear to all. Now, principle of superposition. Principle of superposition says सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखो, ये क्यू नॉट चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल will be equals to the vector sum of all the forces which are forces acting on the body due to all the other charges. That is, इस पे जो चार्ज लगेगा फोर्स एक्टिंग वेक्टर सम होगा सारे चार्जेस की वजह से, और ये सारे चार्ज जो ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज जो इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज 2 की वजह से इस बॉडी पे जो फोर्स होगा एंड 1 की वजह से जो इस बॉडी पे फोर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसके वजह से इस पे फोर्स इफेक्ट नहीं होगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू ऑल दी अदर चार्जेस. सम्स इससे रिलेटेड हम करेंगे आफ्टर सम टाइम. ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब उस पर टोटल जितना भी फोर्स एक्ट करेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. तो हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक चार्ज बॉडी है उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक F1 है एक F2 है. सो F1 इज ऑल्सो एक्टिंग and F2 is also acting on this charge particle. So the total force due to this will be equals to 0. That is F1 plus F2 vector will be 0. Means two forces must act in equal and opposite direction. Two forces must be equal as well as in opposite direction. अब ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है. अब मुझे कहाँ पे थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है सो दैट ये सिस्टम पूरा किसमें रहे? इक्विलिब्रियम में. तो देखो ये सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. अगर ये दोनों इन दोनों का चार्ज सेम होगा, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव, तब मैं कहाँ रखूंगी? तब मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहीं पे इनके बीच में कहीं पे भी रख दूंगी. ये थर्ड चार्ज पार्टिकल है, इसको कहीं पे भी रख दिया इसके बीच में. लेकिन अगर ये Q1 और Q2 क्या है? अपोजिटिवली चार्ज है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. अगर दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट, देन इन दैट केस द थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड दीज टू चार्जेस. इन दोनों चार्जेस के बाहर रखना होगा मुझे. अब बाहर कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे दोनों में से जिसका चार्ज छोटा हो. Suppose Q1 is greater than Q2 here. Magnitude Q1 का क्या है? Greater है compared to Q2. तो ये हमेशा कहाँ होगा? Towards the smaller charge. Equilibrium condition है,
इससे रिलेटेड सम्स अभी हम करेंगे। अब देखो, दो पॉइंट चार्जेस को हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करने पे भी ये फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मींस इनके बीच में फोर्स एक्ट होगा। तो ये दोनों सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली कोई भी ले लो। मैंने यहां से सस्पेंड किया दो बॉल्स को, यहीं से दो बॉल सस्पेंडेड है। तो ये जो दो बॉल सस्पेंडेड है, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, दोनों बॉल इस तरफ गए। तो अब ये थ्रेड ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल कितना बनाया, थीटा। बॉल इस स्ट्रिंग पे टेंशन एक्ट करेगा T, and the weight will be acting downward, mg, weight will be acting downward। अब इस वाले कंपोनेंट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, वेक्टर है, so this will be T cos theta, this angle, if this is theta, this will be theta, and this is T sin theta। तो T cos theta, T sin theta, और दोनों में रिपल्शन कहाँ हो रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड एक्ट किया, Fe। तो देखो क्या मिला मैं, T cos theta किसको बैलेंस किया, वेट ऑफ द बॉडी को। सो T cos theta इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द बॉडी, और T sin theta ने किसे बैलेंस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। सो T sin theta ने किसे बैलेंस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन वी आर गेटिंग tan theta इज इक्वल्स टू Fe by mg। मास ऑफ द चार्ज बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड Fe is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 by q2। अब सोचो पूरा का पूरा सिस्टम मैं कहाँ ले गई, सैटेलाइट में या ग्रेविटी लेस पोजीशन पे चला गया। तो जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी, सैटेलाइट में चला गया पूरा सिस्टम। तो उस केस में तो g0, वेट ऑफ द बॉडी नॉट एक्टिंग, वेट एक्ट ही नहीं कर रहा। तो जब वेट एक्ट नहीं करेगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा। अब बॉडी क्या होगा, 180 डिग्री एक्सपैंड कर जाएगा। और यहाँ पे ये जो टेंशन है, ये टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, तुम्हारी टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। दैट इज इफ द होल सिस्टम इज टेकन इनटू सैटेलाइट, तो G रफली इक्वल्स टू 0, देन T इज इक्वल्स टू Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square। So this is an important case from this। Now a question is given, just now equilibrium condition we have done, see on that two charges, two particles A and B is right to A, so draw it। This one is A and this one is B, and charge on A is this much, that is 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, and charge on B is this, minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb। Okay, they are held fixed with the separation of 20 centimeters, so distance between them is 20 centimeter। That 20 centimeter can be written as 0.2 meter। In SI unit we will take। Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? Does not experience a net electric force means what? It means the system is in equilibrium। So system is in equilibrium, so we will, both are opposite in nature, one is positive, one is negative, so we have to take the third charge particle outside। Now see which magnitude is greater, this is greater, this is smaller, so we have to take towards smaller, so third charge particle is taken here, and the distance between them has been taken x, let, so this distance is x। So force acting on P due to A will be Fa in this direction, force acting due to A in this direction, and force acting due to B will be in this direction, Fb will be in this direction। So equal and opposite forces, that is Fa is equals to Fb, Fa is equals to Fb। So K, let charge on this be Q, we don't know what is the charge, we have considered this as Q। So this K into 8 into 10 to the power minus 6 into Q by the distance will be
0.2 into plus x, 0.2 plus x whole square, and here it will be k into, this is 2 into 10 to the power minus 6 into q by x square. The distance between b and this is x square. So k to k cancel, q to q cancel, 10 to the power 6 to 10 to the power 6 cancel. Now 2 ones are 2 fours are. So we are getting 4 by 0.2 plus x whole square is equals to 1 by x square. So on square rooting both sides, we are getting 2 by 0.2 plus x is equals to 1 by x. Multiply, cross multiplication, you will get the answer. 2x is equals to 0.2 plus x. So here your x is 0.2 meter. So this is your answer. Now let's see the option. 5 centimeter right of B, 5 centimeter left of A. So your option will be D, 20 centimeter right of B. So that is right of B, and 0.2 meter means 20 centimeter. See students, there are two conditions here. अब देखो इस वाले कंडीशन पे हम दो चीज निकालनी होती है हमें, कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें और थर्ड चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड हो. जब हमें पोजीशन निकालनी होगी तब हम नेट फोर्स किस पे निकालेंगे, जिस पॉइंट का चार्ज निकालना है. ये डिस्टेंस निकालने के लिए नेट फोर्स उसी पॉइंट पे निकालेंगे. लेकिन सेकेंड केस नोट करके लिख लो, अगर हमें इसका चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज कैलकुलेट करने पे अगर मैं उस पे फोर्स निकालूंगी तो देखो चार्ज कट जा रहा है, तो कभी भी उस केस में उस पॉइंट पे नेट फोर्स नहीं निकालना चाहिए. नेट फोर्स आइदर तुम ए पे निकाल सकते हो या फिर किस पे निकाल सकते हो, बी पे निकाल सकते हो. यू कैन ट्राई दिस एट होम कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अननोन चार्ज. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दो चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है. अब मैं ये दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आ रही हूँ, तो चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके पास आया, तो या तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या फिर ये क्या करेगा, इसके पास लाने पे ये इसे रिपेल करेगा. मतलब इस चार्ज जब मैं ये सेकेंड चार्ज पार्टिकल लेके आ रही हूँ, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से ये आइदर अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्शन कर रहा है. तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच another charge particle experiences a force of attraction or repulsion. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से यहां से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई इसके पास, दैट इज टूवर्ड्स नेगेटिव. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका दिखाया, पॉजिटिव चार्ज का. ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका दिखाया, नेगेटिव चार्ज का. यहाँ देखो जब हम दो नेगेटिव अपोजिट चार्ज लेके आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये देखो इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ. तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलेंगे. अब देखो जब मैं इस बॉडी को इसके पास लेके आई तो अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ, तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी तो अपने साथ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इन अ स्पेस में बी द फोर्स experienced by unit positive charge supposed to be placed at that point. This is Q. This is having its electric field. अब यहाँ पे क्या लेके आए, एक Q नॉट चार्ज पार्ट को लेके आए. तो अब ये क्या करेगा इस पॉइंट पे आते हुए, it will experience certain force. I have to keep here at a distance r.
This is distance P. So when you are keeping this at this point, it will experience a force. So the force acting per unit, this unit positive charge is electric field intensity, that is Q is equals to F by Q naught. The electric field is a scalar quantity. Electric field क्या है? Electric field is a vector quantity. इसका vector quantity है. Direction कैसे होता है? इसकी direction होती है as per the direction of force. Force जिस direction में होगा उसी direction में electric field intensity होगा. दोनों का चार्ज किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम होता है. अभी देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रखा? एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक क्या रखा? नेगेटिव चार्ज रखा. अब पॉजिटिव चार्ज किस अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, दैट इज एफ. लेकिन इस बॉडी का ये नेगेटिव चार्ज कैसे एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? अपोजिट टू दिस, दैट इज एफ. अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव चार्ज कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है. इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सेम होता है. अब देखो यहां से जब मैं ये लिख रही हूँ दैट इज E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा? सो फोर्स एक्सपीरियंस एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है? क्यू है, तो क्यू इंटू ई. ये भी कितना फोर्स? ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू इंटू ई, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. So the direction of electric field intensity will be same as the direction of force. SI unit is volt per meter and its dimension is mLT minus 3 a to the power minus 1. See, this I have explained you. Force on a charged particle, F is equals to Q naught by E. Negative charge opposite to this electric field and positive charge along the direction of electric field. One sums is given, a point charge of 100 microcoulomb is placed at a distance this. The electric field intensity due to this charge at a point located this. So we know electric field intensity E is equals to F by Q. So it will be E is equals to K Q by R square. Okay. Here Q is given. Q is equals to 100 microcoulomb. 100 microcoulomb means 100 into 10 to the power minus 6 coulomb. We will keep in SI unit. Now I have to calculate this R. So R vector is equals to R2 vector minus R1 vector. R2 vector, see, this is R1 vector and this is R2 vector. So R2 vector is 9i cap plus 12j cap minus 3i cap plus 4j cap. So we are getting 9 minus 3, 6i cap minus 8j cap plus 8j cap. So magnitude of this R vector will be under root of 6 square plus 8 square, that is equals to 36 plus 64. We are getting 10. So R is equals to 10 and Q is equals to this. Therefore E is equals to, value of K is 9 into 10 to the power 9. This Q is this one, 100 into 10 to the power minus 6 by R square. R square means 10 square 100. So 100 to 100 cancel. 10 to the power minus 6 and this we are left with 9 into 10 to the power 3, that is 9000 volt per meter. So our answer is
9000 volt per meter. That is, in this case, electric field is equals to kq by r square. And to calculate the distance between this, see, that is the charge placed at this point. This is r1 position, this is r2 position. We have to calculate this. So r vector is equals to r2 minus r1. We will calculate magnitude and put the value. If it is asked in vector form, then our answer would have been in this format only. Three charges Q, each of Q, are placed at the corners of equilateral triangle. So this is based on superposition. Based on superposition principle. Superposition principle. Okay. So this is equilateral triangle, and as per option, the distances are, this is A, this is B, this is C. Here plus Q charge, plus Q charge, and here also plus Q charge. Everywhere plus Q charge is placed. We have to find out the electric field intensity as centroid. This is centroid. Here you have to find electric field intensity. तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंट्रल फोर्स है, लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस. सो देखो इन दोनों को ज्वाइन करो, लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए क्या होगी, EB in this direction, and due to this EC in this direction, EC in this direction. So resultant will be this, and this angle will be 120. This angle is 120 degree. तो वेक्टर सम है, वेक्टर सम का क्या होगा, E net is equals to, that is E is equals to net electric field between C and B. If I'll calculate, so E is equals to under root EC square plus EB square plus 2 EC EB cos 120 डिग्री. ये हमने देखा था वेक्टर्स में पढ़ा था सेमेस्टर 1 में. दैट इज रिजल्टेंट R is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. Here theta is 120 डिग्री. अब EC और EB दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के चार्ज भी इक्वल है एंड डिस्टेंस भी सेम है. सो इट विल बी KQ by x square. So put the value. E is equals to, why we are writing x, R is given, but we know this is not R, this is the other distance, so we will calculate it afterward. This distance is x, we have to calculate this one. Okay, so this is under root of KQ by x square whole square plus KQ by x square whole square plus 2 KQ by x square into KQ by x square into this cos, this is minus 1 by 2. So 2 cancel, we are getting, अच्छा ये देखो KQ square by x square का whole square and minus sign, so this and this also cancel, so we are getting E is equals to KQ by x square. We are getting only this. अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये किसकी वजह से आया, इट इज नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B and C, ड्यू टू चार्ज एट B and C. अब A के लिए देखो, सो A के लिए क्या होगा, A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा E, and magnitude of that will be EA is equals to again KQ, and this distance is also x because we know all these three distances from this vertex to centroid is same. So this will be KQ by x square. So see,
both are equal and opposite to each other, so they will neutralize each other. That is, E net is equals to EA minus E, so we are getting 0. Both are equal and opposite, so our final answer will be 0. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, B की वजह से आउटवर्ड, C की वजह से आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री. हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला KQ by x². ये कहाँ गया? अपवर्ड डायरेक्शन में. A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कहाँ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या था? सेम था. तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड की वजह से EA माइनस E किया एंड वी हैव गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज 0. So hope this is clear to you. Now you can try one more sums in this. That is, if you want, you can try this one. Find the net electric field at this is Q, this is Q, this is minus Q, this is minus Q, and this is A. This is in square. You have to calculate the net electric field at center of it. That is so. This will be your find net electric field at O in the given square. All are having charge Q, the plus Q, minus Q, and these are what? Center. So this is your homework. See the sums. A bob of simple pendulum has a mass 2 gram and a charge 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field intensity 2000. So, ये बॉब है. ओके. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ऐसे नहीं रहेगा. क्या हो जाएगा? थोड़ा एंगल फॉर्मेशन कर लिया, इस पोजीशन पे आ गया. दिस इज थीटा. So this is dotted line, this is theta. Now you have to calculate the angle the pendulum make with it. So this is tension T in this. It will be T cos theta. This will be T sin theta. And the electric field is present in this direction. Uniform electric field in this direction. And the magnitude of this is 2000 volt per meter and the weight acting downward mg. So that means force acting on it, electrostatic force acting Fe. This electrostatic force Fe is equals to Q into E. We know F is equals to Q into E. The charge is given to you and the electric field intensity also given. So T sin theta is equals to Fe and T cos theta is equals to mg. So on dividing equation 1 and 2 we get 1 divided by 2 we get tan theta is equals to Fe by mg. And what is Fe? Fe is QE. That is QE. So tan theta is equals to QE by mg. So Q is 1.6 into 10 to the power minus 19. Now charge is given to us. The charge is 5 microcoulomb. So we will write that only. Charge is 5 microcoulomb. That is 5 into 10 to the power minus 6. And electric field is given to you. This one 2000 by mass is given to you. Mass is 2 gram. 2 gram means 2 into 10 to the power minus 3. You have to convert that into kg SI unit, and this will be
G is equals to 10. So 2 to 2 cancel, and this 3 0 and this, they will cancel each other. So we are left with 5 ones, and this is 2. So tan theta is equals to 0.5. So theta is equals to tan inverse 0.5. So this is the magnitude of angle. Theta is equals to tan inverse 0.5. So equilibrium condition, there 2 bobs were hanging, here only 1 is hanging. So this is clear to all. So 4-point charges Q are placed at each of the 4 corners of square. What charge must be placed at the center of the square so that the system remains in equilibrium? So this is the question of equilibrium. So in this question of equilibrium, what is given? This is square. At the 4 vertices, 4 charges Q are placed. Okay. And at center, what charge should be placed so that the system remains in equilibrium? We have placed Q charge. We have placed Q charge. So on placing this Q charge, we have to calculate the magnitude of this Q. मैंने बोला था जब मुझे चार्ज निकालना होगा तो कभी भी मैं इस पे फोर्स नहीं कैलकुलेट करूंगी, तब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगी इन चारों में से किसी एक पे. तो मान लेते हैं इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. तो क्या होगा? B की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ड्यू टू B. D की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ड्यू टू D. इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री. तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स इस तरफ होगा. F is equals to under root F B square plus F D square plus 2 FB FD cos 90. cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, और FB FD दोनों इक्वल है. FB is equals to FD is equals to K Q square by the distance is, suppose the distance is A square. So what we are getting? We are getting F is equals to under root 2 K Q square by A square. Now see, if I join these two lines, that is due to A, then also FA is also in this direction, same direction. So total force here will be, F net will be F plus FA, that is root 2 KQ square by A square plus A की वजह से क्या होगा? KQ square, distance between the line joining this, and the distance between these two is what? root 2A. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? root 2A. So accordingly here will be root 2A square. We are getting KQ square by A square root 2 plus 1 by 2. This is F net which is acting towards it. अब मुझे क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम फोर्स निकालना है. इक्विलिब्रियम पे निकालना है. तो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं निकालूं तो दिस इज पॉइंट O, this is point O, that is force acting due to O will be equals to this F net force. Is it or not? ये जो FO की वजह से ये फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज इसके वजह से ये जो फोर्स एक्ट करेगा, और ये जो फोर्स इस तरफ F नेट है, और यहाँ FO की वजह से फोर्स इस तरफ एक्ट करना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, तब इक्विलिब्रियम होगा. तो हमने क्या कंसिडर किया? FO इज इक्वल टू F नेट. तो FO कितना होगा?
K, अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल Q स्मॉल q बाई, अब A कितना है, √2a/2, √2a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी √2a/2, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना आया हमारा, K Q² बाई A² ब्रैकेट 2√2 + 1/2. So K से K cancel, 1Q to 1Q cancel. This one we have to see, that is we are getting 2Q by A² is equals to 1/A² Q by A² into 2√2 plus 1/2. तो A² to A² कैंसिल, Q का मैग्नीट्यूड कितना आया, Q is equals to Q by 4, 2 plus √2. This is the magnitude of charge. Q is equals to Q by 4, 2√2 plus 1. लेकिन देखो A, B and D की वजह से C पे नेट फोर्स आउटवर्ड था, तो O के वजह से ये क्या होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए. इनवर्ट कब होगा, जब चार्ज नेगेटिव होगा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड में क्या आना चाहिए, एक माइनस साइन आना चाहिए. सो आवर आंसर विल बी, फ्रॉम वेयर दिस माइनस साइन, अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहा है, एंड इट इज कमिंग इन, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर D. So this is, and why minus sign is coming, this is clear to all. इक्विलिब्रियम में लाना है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगी तो पॉजिटिव चार्ज भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स तो आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, मुझे जितना आउटवर्ड फोर्स है उतना इनवर्ड फोर्स रखना है. इसी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज में फोर्स उसके तरफ डायरेक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स आउटसाइड डायरेक्ट करता है. इज इट क्लियर टू ऑल? So hope you all have done the sums with me only. Now electric field lines. Electric field lines. Electric field lines are what? It is the path in which a positive charge can move freely. एक imaginary path है जिसपे positive charge क्या कर सकता है, freely move कर सकता है. So an electric line of force is that imaginary smooth curve drawn in an electric field along which free isolated positive charge moves. And if you draw tangent, if I draw tangent on this, I'll get the direction of electric field. So tangent drawn at any point on the electric field of force gives the direction of force acting on the positive charge acting. So force acting on it is what? This. So this is force. Tangent drawn, force given. So here, this is positive charge, this is negative charge. First property of it is what? Electric field lines are generated, starts from positive and ends in negative. Means electric field lines originates from a positive charge and terminates or ends in negative charge. और सपोज अगर कोई अदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो, तो देखो यहाँ एंड करता है इंफिनिटी में और यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा है इंफिनिटी में. दैट इज द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड इन दिस केस इट एंड्स इन इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. कोई मेटालिक कंडक्टर है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कमिंग आउट इन नॉर्मल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अब देखो इसमें चार्ज सेम है, तो दोनों चार्ज सेम होने की वजह से ये क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर. फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही है, इसमें एंटर कर रही है, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. लेकिन इस केस में देखो फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश कर रही है आउटवर्ड, सो हियर रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस. एंड इन दिस केस दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव.
So electric field lines are coming from positive plate and entering into negative plate. So this is electric field line. Now properties of electric field line. The first property of electric field line are electric field lines are continuous curves. They start from positive terminal and end in negative terminal. If there is a single charge, then field lines may start or end in infinity. No electric field line exists inside the charge. चार्ज के अंदर कोई भी electric field line exist नहीं करती है. Electric field line do not form continuous loop. ये continuous loop भी नहीं बनाती है. If you are drawing tangent to the electric field lines, so that tangent drawn will give you the direction of force. No two electric lines can intersect each other. देखो ये electric field है, ये electric field line. तो यहाँ पे जब मैं tangent draw करूँ तो यहाँ पे tangent draw किया, मुझे दो डिफरेंट डायरेक्शन मिला. एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. जितना ज्यादा चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. सो स्ट्रॉन्गर चार्ज रिजल्ट्स इन मोर लाइंस. The field lines are perpendicular to the surface. So these are some properties of electric field line. Now based on these properties, we will do one question. So just try this question. Which among the following curves shows in the figure can't possibly represent electrostatics field line? So this is conductor A, B, C, D, E. On the basis of the properties which I said, जो properties अभी अभी मैंने बताई है, उनके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि कौन सा करेक्ट है. आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो. नाउ अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस केस में करेक्ट है, किस केस में रॉन्ग है और ऐसा क्यों. देखो अभी मैंने बोला कंडक्टर से जो फील्ड लाइन निकलती है, दैट फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर. दैट फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये सर्टेन एंगल फॉर्मेशन कर रही है, कुछ भी एंगल फॉर्मेशन कर रही है, मतलब ये हो नहीं सकता. आप देखो सेकंड वाले को चेक करते हैं. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. हाँ यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव से फिर निकल रही है. नेगेटिव में तो एंटर करनी चाहिए ना, मतलब ये एरो ऐसा होना चाहिए, एरो अपोजिट डायरेक्शन में. नो, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. Let's see number C. So in C the electric field lines are coming out from this positive charge. So yes, it is coming out from this positive charge. So this is absolutely correct. Oh, D, so by seeing we can say it is not possible. Why? See, two electric field lines are intersecting each other. Intersection case is not possible. It will give two direction at same point, which is not possible. So it is also wrong. Just now we have seen that is in case of it, no closed loop is possible. So this one is also wrong. So among this, option number C is correct. And why the others are wrong? Let us see. The lines of force must be normal, which is not present in this case. That is, it must be normal, not present. Can't start from negative terminal. It can't intersect each other and it can't form closed loop. That is why these four are wrong. So our correct option is this. So thank you students. We will start next part on another day. Thank you.